तो आज का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप सभी यूपी एएनएम, ठीक है ना, यूपी एएनएम, बिहार एएनएम जो 5006 पदों के लिए बाहरी निकली है, शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। और चलिए, वीडियो आपको सुबह डेली में 7:30 में मिल जाता है, तो आप लोग को ज़रूर ये वीडियो कोशिश करना चाहिए देखने के लिए। तो जो भी आप एएनएम के कैंडिडेट हैं, मैं यही कहूँगा आप लोग शेयर कीजिए। चाहे आप यूपी से फॉर्म डाली है 5272 पदों के लिए, या फिर बिहार से 5006 पदों के लिए फॉर्म डाली है, आप लोग को ज़रूर अपने सारे ग्रुप में शेयर करना चाहिए। एएनएम का सिलेबस हर जगह इक्वल होता है, इसलिए मैं सोचा कि आप दोनों लोग को प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए दोनों लोग को इन्वॉल्व मैं इसमें किया हूँ। और ये फ़ायदा भी है, आपको प्रैक्टिस भी होगा और अच्छा भी लगेगा। और आप देखिए कि आपको 40 क्वेश्चन आज जो कराऊँगा इसमें कितना आपसे सही हो पा रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला प्रश्न आपके सामने है, गर्भ अवस्था का सबसे विश्वसनीय लक्षण कौन सा होता है। कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी का सबसे बेस्ट विश्वास वाला लक्षण कौन सा है, यानी कौन सा लक्षण दिखे तो समझ जाइए कि ये प्रेगनेंसी का है। तो सब देखिए, मतली, मासिक धर्म रुकना, स्तन का दर्द होना, ये सब तो हो सकता है, लेकिन विश्वसनीय पूछा है तो गर्भाशय में भ्रूण की दिल की धड़कन सुनाई देना, FHS, यह सबसे जो है विश्वसनीय होगा। ये सब अन्य रीजनों से भी हो सकता है, लेकिन भ्रूण का दिल की धड़कन सुनाई देना ये सबसे विश्वसनीय होगा। ओके, आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, नाल जो अम्बिलिकल कोर्ड होता है उसका समान स्थान कहाँ होता है। नाल कहा जाए तो अपरा को भी कहा जाता है, जो अपरा होता है जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा का सही जगह कहाँ होता है, देखिए, ये अपन ये यूट्रस होता है, यूट्रस का निचला भाग ओपन होता है। ओके, तो जो नाल प्लेसेंटा होता है उसका समान जगह या इस साइड हो या इस साइड हो, ठीक है, या इस साइड हो या इस साइड हो या इस साइड होगा ये ऊपर ही यह जो है यूट्रस से लगा होता है, ये नीचे नहीं होता है। ठीक है, ये नीचे नहीं होता है। तो अपरा का जगह गर्भाशय के ऊपरी खंड में होता है, ध्यान रखना है। ओके ना, चलिए आगे क्वेश्चन है, ORS के घोल में जो नमक सोडियम होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसकी कुल मात्रा कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए। तो कुल मात्रा नमक की 27.9 ग्राम होता है। ठीक है ना, ORS में नमक की कुल मात्रा 27.9 ग्राम होता है, इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, नवजात में जन्म के बाद पहला टीका कौन सा दिया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नवजात के जैसे ही जन्म होता है तो पहले 2 बूंद पोलियो का जो होता है पिलाया जाता है, समझ गए। तो OPV जो होता है पहला यही पिलाया जाता है, मुंह में डाल दिया जाता है 2 बूंद, समझ गए। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, समझ गए चीज़ों को। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, IFA को आयरन फॉलिक एसिड भी कहते हैं। IFA आयरन फॉलिक एसिड होता है। टैबलेट में फॉलिक एसिड की मात्रा कितनी होती है। देखिए, आयरन फॉलिक एसिड यानी आयरन और फॉलिक एसिड दोनों को सम्मिलित होना आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट कहते हैं। इस टैबलेट में फॉलिक एसिड जो होता है ए वाला, इसकी मात्रा कितनी होती है, समझ गए। तो इसकी मात्रा 0.5 mg से लेकर 1 mg तक होता है, समझ गए। क्या याद रखिएगा, आधा से लेकर 1 mg तक फॉलिक एसिड की मात्रा होती है। कमेंट कीजिए इसमें आयरन की मात्रा कितनी होती है, आयरन की मात्रा आप लोग कमेंट कीजिए, समझ गए। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी HRP उच्च जोखिम वाला गर्भ अवस्था में शामिल नहीं है। इनमें कौन सा ऐसा है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आता है, नहीं इंक्लूड होता है। देखिए, रक्तचाप अगर बढ़ा हुआ है, इससे ज़्यादा है प्रेगनेंसी में तो हाई रिस्क में आता है। एनीमिया है प्रेगनेंसी में तो हाई रिस्क में आएगा। पूर्व शैल क्रिया यानी प्रेगनेंसी से पहले अगर कोई सर्जरी हो रखा है तो ये भी जो है आपको हाई रिस्क में आता है। ठीक है, लेकिन 20 से 30 साल की उम्र में अगर प्रेगनेंसी है तो ये तो प्रेगनेंसी का सही समय है 20 से 30, तो ये हाई रिस्क में नहीं आएगा, समझ गए। आगे क्वेश्चन है, नवजात में समान श्वसन दर क्या होती है। नवजात में सामान्य श्वसन दर क्या होती है। तो नवजात में समान श्वसन दर जो होता है, श्वसन रिस्पायरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिस्पायरेशन जहाँ नॉर्मल में 12 से 20 होता है, वहीं बच्चा में 30 से 60 होता है, ज़्यादा होता है बच्चा में, समझ गए। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, स्तनपान शुरू करने का सही समय क्या है। तो स्तनपान शुरू करने का सही समय है जन्म के तुरंत
बाद। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करने का ये सही समय होता है। जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, एक गर्भवती महिला को कितनी एएनसी विजिट आवश्यक है? तो एक गर्भवती महिला को चेकअप जो होता है जब बच्चे को जन्म देने से पहले यानी गर्भ अवस्था में कम से कम कितने चेकअप करवानी चाहिए? एएनसी एंटीनेंटल जो विजिट होता है उसमें, एंटीनेंटल केयर में जो विजिट होता है कम से कम 4 विजिट होनी चाहिए। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे 10वां क्वेश्चन है कि डीएमपीए इंजेक्शन कितने अंतराल पर दिया जाता है? तो डीएमपीए इंजेक्शन कितने अंतराल पर दिया जाता है? तो डीएमपीए जो इंजेक्शन होता है यह 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह। तो डीएमपीए जो इंजेक्शन होता है 3 माह पर दिया जाता है। कितने माह पर? 3 माह पर दिए जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गर्भ अवस्था के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो यूट्रस के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसी एंडोमेट्रियम में अगर स्पंजी लेयर में अगर टिश्यू जम जाता है तो उसे डेसिडुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। मायोमेट्रियम जो होता है यह मिडिल लेयर होता है। पेरीमेट्रियम यह सबसे ऊपरी लेयर होता है। प्लेसेंटा क्या होता है इसे पहले मैं बता रखा हूँ। ठीक है। आगे क्वेश्चन 12 नंबर का है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है? रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी, बी से बेरी, डी से रिकेट्स। समझ गए बात को? आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएच का सबसे समान कारण क्या है? पीपीएच यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज, यानी बच्चे के जन्म के बाद जो रक्तस्राव होता है महिला का, तो डिलीवरी के बाद जो रक्तस्राव होता है उसके सबसे समान कारण क्या होता है? तो होता है गर्भाशय के एटोनी होना, यानी गर्भाशय का जो मसल्स होता है वह अपने सही समय पर जगह पर पुनः वापस नहीं आ पाता है। रिट्रैक्शन नहीं होने के कारण जो है तो होता है प्रेशर नहीं पड़ता है, और ब्लड पर प्रेशर नहीं पड़ने से जो यूट्रस होता है उस पर प्रेशर नहीं पड़ने से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है और कंटिन्यू ब्लीडिंग होते रहता है। तो एटोनी यूट्रस जो होता है वह ये बताता है कि यूट्रस पुनः अपनी जगह पर नहीं आ रहा है और वो दबाव फटे हुए जगहों पर दबाव नहीं डाल रहा, जिसके कारण ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हैंड वॉशिंग का पहला कदम क्या है? तो हैंड वॉशिंग का पहला स्टेप जो होता है हाथ गीला करना। भाई हाथ आप गीला कीजिएगा तब तो हाथ को बढ़ाइएगा आगे ना। तो हाथ को गीला करना, भिगोना पहला स्टेप आपका होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टिटनस टॉक्साइड टीटी की पहली डोज कब दी जाती है? तो टीटी का पहला डोज जो होता है कब दिया जाता है? तो जितना एज सुन एज जब पॉसिबल होता है तो टीटी का पहला टीका देना चाहिए। वैसे देख लीजिए 12 सप्ताह कहे तो 3 महीना। समझ गए? टीटी का पहला टीका 3 महीना 12 सप्ताह लगभग हम लोग मानकर चलते हैं, लेकिन एज जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर कन्फर्म ऑफ प्रेगनेंस, अगर गर्भ प्रेगनेंसी का कन्फर्म हो तो लग जाता है। समझ गए? और वैसे अगर ऑप्शन में दे तो ऑप्शन में 3 महीने या 12 सप्ताह इसका पहला टीका का ऑप्शन होता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, अगर आपके ऑप्शन में जितना संभव हो सके गर्भावस्था प्रेगनेंसी के बाद अगर ऑप्शन में रहे तो टिक मारेंगे, अगर समय दिया रहेगा तो देख लीजिएगा 3 महीना या 12 सप्ताह। ओके, आगे बढ़िए। 16 नंबर का है, नवजात में जन्म वजन का समान मान कितना होता है? यानी जन्म के समय नवजात का समान जो वजन होता है कितना होता है? तो नॉर्मल वजन आप लोग को पता है कि 2.5 से लेकर 3.5 केजी तक नॉर्मल माना जाता है। बात समझ गए? तो ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आरसीएच कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आरसीएच कहा जाए तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है आरसीएच। ठीक है? तो आरसीएच की शुरुआत, पहला जो शुरुआत है आरसीएच को मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो आरसीएच जो कार्यक्रम है, आरसीएच कार्यक्रम का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ही यहाँ पे गलत दिया है। बेसिकली आरसीएच की शुरुआत 1997 में की गई थी। ठीक है ना? याद रखिएगा। ऑप्शन में 1996 है, इसलिए 1996 पर ही टिक मारा है, लेकिन राइट आंसर 1997, ध्यान रखिएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, साफ
क्लीन जो आपका डिलीवरी होता है उसमें शामिल क्या नहीं है? साफ ब्लेड, साफ हाथ, साफ कपड़े, साफ थर्मामीटर। यानी डिलीवरी में कौन कौन सा चीज़ इसमें शामिल है ये पूछ रहा है। तो देखिए डिलीवरी में सर्जिकल जो डिलीवरी होता है जिसमें सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं उसमें ब्लेड भी होता है, उसमें हाथ का इस्तेमाल भी होता है, उसमें कपड़े का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें थर्मामीटर का कोई काम ना होता है डिलीवरी में। तो ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 19वां नंबर का क्वेश्चन है, एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या है आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में सीजर नहीं होता, झटके नहीं आते हैं, लेकिन एक्लेम्सिया में आता है। तो एक्लेम्सिया का विशेषता ही यही हो जाता है कि प्री एक्लेम्सिया के प्लस में अगर सीजर आ रहा है तो वह एक्लेम्सिया बन जाता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 20वां नंबर क्वेश्चन है, एचआईवी का परीक्षण किससे किया जाता है? तो एचआईवी का टेस्ट एलिसा के द्वारा किया जाता है, पता होना चाहिए। केएफटी टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, जो कि किडनी का टेस्ट होता है। विडाल टाइफाइड में किया जाता है इस्तेमाल। वीडीआरएल जो भी यौन रोग सिफिलिस वगैरह होता है उसमें वीडीआरएल टेस्ट करवाया जाता है। तो ये चीज़ आपका 20वां नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन किस भाग में होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में निषेचन किस भाग में होता है? तो आपको पता होगा कि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन फर्टिलाइजेशन का जो भाग है वह अपन एम्पुला है। एम्पुला जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसमें आपका जो है निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में विटामिन के दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो विटामिन के का काम है ब्लड क्लॉट करना, ब्लड को थक्का बनाना। तो यह रक्त स्राव को रोकने का काम करता है ब्लड को क्लॉट करके, इसीलिए नवजात में विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि कोई भी ब्लीडिंग वगैरह ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू का वाहक कौन है? तो डेंगू का वाहक जो होता है एडिस एजिप्टी होता है। क्या होता है? एडिस एजिप्टाई होता है। डेंगू का वाहक मच्छर एडिस एजिप्टाई होता है। आगे है यहाँ पे, ट्यूबेक्टोमी किसका अस्थायी उपाय है? तो ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में होता है, फैलोपियन ट्यूब का सर्जरी होता है, इसीलिए इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ 25 नंबर का क्वेश्चन है, स्तन दूध में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क में सबसे अधिक शर्करा लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज, शर्करा। प्रोटीन भी होता है, आयरन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ तो 26 नंबर है, नवजात की जो नाल है कब गिरती है? तो नवजात की जो नाल को काटा जाता है और काट कर क्लैंप कर दिया जाता है तो वह ऑटोमेटिक कुछ दिनों में गिर जाता है, टूट कर, सूख कर। तो वह कब तक गिरता है? तो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में यह टूट कर गिर जाता है, 7 से 14 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी टीका कहाँ लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका कहाँ पे लगाया जाता है? तो बांह के ऊपरी हिस्से में, इंट्राडर्मल में। कहाँ? आईडी इंजेक्शन लगाते हैं इंट्राडर्मल में बीसीजी का टीका। जन्म के समय 0.05 ml दिया जाता है। इन बातें को ध्यान में आपको रखना है, ये डोज हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 28 है, कुपोषण का संकेत नहीं है, यानी माल न्यूट्रिशन का संकेत नहीं है। ठीक है, तो एडिमा, भूख कम, बाल झड़ना, शरीर ताप बढ़ना। देखिए तो कुपोषण का संकेत क्या नहीं होगा? कुपोषण मतलब कुपोषण के संकेत एडिमा, शरीर में सूजन कुपोषण के कमी से हो सकता है, हो सकता है। भूख में कमी भी कुपोषण से हो सकता है, हो सकता है। बाल भी झड़ सकता है, कुपोषण के मतलब शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, तो उससे बाल भी झड़ सकता है। लेकिन शरीर ताप बढ़ना यह कुपोषण से इसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे कुपोषण हो या नहीं हो फिर भी शरीर का टेम्परेचर तो बढ़ता घटता ही रहता है, तो इससे इसको कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईयूसीटी कॉपर टी कितने समय तक प्रभावी रहती है? तो कॉपर टी जो होता है कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो 5 से 10 वर्षों तक, 5 से 10 वर्षों तक इफेक्टिव होता है। कॉपर टी अस्थायी बंध्याकरण होता है, सेफ डिलीवरी किट में शामिल नहीं है। जो डिलीवरी किट होता है सेफ डिलीवरी किट, उसमें क्या शामिल नहीं होता है? साबुन होता है, ब्लेड होता है, प्लास्टिक सीट होता है, इंजेक्शन सीरीज नहीं होता है। सेफ डिलीवरी किट में इंजेक्शन सीट नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ईडीडी निकालने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है। ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, अनुमानित तिथि डिलीवरी निकालने का डिलीवरी का वह नेगलेज रूल्स से निकालते हैं, नेगलेज रूल से निकालते हैं। ये फार्मूला क्या कहता है कि स्टार्टिंग जब मेंसेज का फर्स्ट डेट जो होता है, लास्ट मेंसेज का जो फर्स्ट डेट है वहाँ से लेकर 9 महीने प्लस 7 दिन ऐड करने से आपका नेगलेज रूल का उपयोग करके ये निकलता है। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे अपगार स्कोर कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो अपगार स्कोर में कुल 5 कंपोनेंट शामिल होता है, सबको पता है ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, डेपो प्रोवेरा में कौन सा हार्मोन होता है। डेपो प्रोवेरा में कौन सा हार्मोन होता है। तो डेपो प्रोवेरा में कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, समझ गए। डेपो प्रोवेरा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शामिल होता है जो कि एक महिला हार्मोन है। आगे बढ़ता हूँ, डायरिया का मुख्य उपचार क्या है। तो डायरिया का मुख्य ट्रीटमेंट ओआरएस और जिंक का होता है। ओआरएस के साथ जिंक का जो है घोल दिया जाता है बच्चों में डायरिया से बचाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी होती है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि जो होती है लगातार 6 महीने तक केवल और केवल स्तनपान कराया जाता है। ओके। 36 है, प्रसव के बाद प्रसव के प्रथम चरण की पहचान क्या है। यानी डिलीवरी का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसका पहचान क्या है। तो प्रसव का फर्स्ट पहचान यही है कि नियमित कॉन्ट्रैक्शन और सर्विक्स का फैलाव शुरू हो जाता है। नियमित संकुचन और सर्विक्स का फैलाव शुरू हो जाता है फर्स्ट स्टेज में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा का वायरस किससे फैलता है। मिजल्स का वायरस किससे फैलता है। तो देखिए मिजल्स का वायरस ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है, हवा से भी फैल सकता है, समझ गए। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग इसमें हवा से ही राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर है, पानी को सुरक्षित बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है उबाल दीजिए पानी को, धूप में रखना, फ्रिज में रखना, छानना, इन सबसे बेहतर है उबाल दीजिए पानी को, सुरक्षित आपको बना के रखना है। तो ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गर्भ अवस्था में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्तर कितना होता है। तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्तर जो होता है 11 या इससे ऊपर हो तभी जो है नॉर्मल माना जाता है। जैसे ही 11 इससे कमेगा तो आपका जो है एनीमिया के ग्रुप में आ जाता है, बात समझ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता हूँ 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नवजात की पहली सांस कब शुरू होती है। तो नवजात की पहली सांस जो है तुरंत जन्म के बाद, जैसे ही बच्चा क्राइंग करने लगा, रोने लगा, समझ जाइए बच्चा श्वसन करने लगा, समझ गए। तो नवजात की पहली सांस जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाता है अगर कोई प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है तो, समझ गए। तो इस प्रकार से आज 40 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।